स्वागत है आपका आज की अगली क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक किया था हमने। सब्स्टिट्यूशन के सारे फैक्टर्स पढ़ डाले थे, SN1 के SN2 के सारे फैक्टर्स, मतलब सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, एंड फाइनली सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था SN2 के लिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आके हमने समराइज भी किया था, आपको याद होगा हमने समराइज किया था SN2 SN1 और सारी कंडीशंस लिखी थी। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट पर अगर हम जाएं, जितने भी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस लाइक SN2, उसमें न्यूक्लियोफाइल या दूसरी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एज वी हैड स्टडीड कि SN2 में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और वेयर इज एन SN1 अगर हम बात करें, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बात करें, तो उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल या आगे आप देखेंगे जो भी होगा वीक पोटेंशियल वाली चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, इसे मैंने हाईलाइट करा के लिखाया था आपको। आई होप आपको याद होनी चीजें। चलिए, बहुत अच्छे। तो जो फैक्टर्स हमने पिछली क्लास में किए हैं, उन फैक्टर्स पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट इट विद एग्जाम्पल। उसी के आगे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 ये है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। अब आपको अगर वो की पॉइंट समझ में आया है, जब भी हम SN2 के रेट की बात करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आप ट्रांजिशन स्टेट को महसूस करें। TS को हम देखें, TS में कैसा कैरेक्टर था, अगर आपको याद हो, एनायन लाइक कैरेक्टर था। ऑब्वियस जो SN2 रिएक्शंस हैं उसमें एनायन लाइक कैरेक्टर है, और उस एनायन लाइक कैरेक्टर को कैसे ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ। तो बस आपको SN2 के रेट में हमेशा TS स्टेबिलिटी देखनी, और SN1 के रेट में क्या देखना था, अगर आपको याद हो, ईज ऑफ डिसोसिएशन, टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन, ये देखना था। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं। पहले तो सिंपल वाला क्वेश्चन रखेंगे, CH3X CH3 CH2X। याद रखना, हम कभी भी दो वेरिएबल का क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ साइज जो है सबस्ट्रेट का वो बढ़ रहा है। अब साइज वेरी कर रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसके एक ही वेरिएबल हमने रखा है साइज का, और लिविंग ग्रुप जो है वो हमने वेरिएबल नहीं रखे हैं, क्योंकि जब साइज भी वेरी करे और लिविंग ग्रुप भी वेरी करे तो एक केस ऐसा जरूर होगा जिसमें आप COT के साथ नहीं कर पाएंगे और वो डेटा डिपेंडेंसी का जाएगा, तो आप सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन ही कर रहे होंगे। देख लें, ये क्वेश्चन हो गया सिंपल। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन और ले सकते हैं, लाइक CH3 CH2X एंड CH3 CH2 CH2X। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। इसके आइसोमर्स ले लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के। टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के हमने आइसोमर्स लिए। ये देख लें क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इनमें SN2 ऑर्डर लगाना है आपको। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये NH है और ये O है। अब जैसे 7th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो 7th क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स रख दिया और लीविंग ग्रुप बदल दिया। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है और वो है लीविंग ग्रुप। ठीक है,
ओनली सिंगल वेरिएबल दैट इज लिविंग ग्रुप, तो हमें ये सेम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करूँ कि मैं 6 की रिंग में 4 की रिंग में आई दे दूं और 5 की रिंग में BR दे दूं, तो वो थोड़ा सा फिर आपको डेटा डिपेंडेंसी की तरफ ले जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बड़े आराम से कर सकते हैं। Okay, so these are the questions. Okay, so let's start it. हम ऐसा करते हैं, हम अल्टरनेट वाले कर लेते हैं, हम ऑड नंबर वाले कर लेते हैं, इवन वाले आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऑड नंबर वाले करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रक्चर जो है वेरी कर रहा है, एंड ऑल यू नो कि यहाँ SN1 चालू हो जाएगा क्योंकि हिंड्रेंस से डिसोसिएट हो जाएगा एक, या दूसरा आप देख सकते हैं अप्रोच इज नॉट ईजी। क्लियर? सो इन दीज केसेस तो इसका बहुत क्लियर कट आंसर है 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। अच्छा, आप इसे इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि as well as alkyl group increases, आपको पता है alkyl group बढ़ता जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ऐसा एक एक्सप्लेनेशन जरूर रखें। अब अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हल्का सा भी आइडिया है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये X भाग रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो आप जरूर ट्रांजिशन स्टेट एक बार अपनी आंखों के सामने बनाएं तो आपको ये दिखाई देगा कि इस ट्रांजिशन स्टेट में एनायन लाइक कैरेक्टर है। देखा आपने, एनायन लाइक कैरेक्टर, इधर भी पार्शियल माइनस है, इधर भी पार्शियल माइनस है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में अगर तुम यहाँ एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली ये क्राउडेड होगा, डिस्टेबलाइज्ड होगा और रेट घट जाएगा। आई थिंक द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इज विद थर्ड। ध्यान से देखें, इसमें हमेशा ये देखा करें, पहले उस कार्बन को ऑब्जर्व करें जिस पे हेलोजन लगा है, पहले उस कार्बन को ऑब्जर्व करें जिस पे हेलोजन लगा है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकेंड वाला कंपाउंड है, ये सेकेंड कंपाउंड दैट इज एट लास्ट, दिस इज डिग्री एंड दिस इज ओके, मैं रोमन में लिख देता हूँ। सेकेंड वाला कंपाउंड लास्ट है बिकॉज ये 3 डिग्री है, सेकेंड लास्ट होगा आपका फर्स्ट, क्योंकि यहाँ देखें 1 डिग्री है तो अप्रोच वुड बी रिलेटिवली बेटर, इन दोनों से तो बेटर अप्रोच होगी। बट नाउ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन दीज टू 1 डिग्री केसेस। सो व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कंटेन्स सेम डिग्री, वी कैन से अल्फा कार्बन जो अभी अभी हमने देखा है, ये अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन की डिग्री सेम हो जाए तो लुक एट बीटा, सो दिस इज योर बीटा and this is your beta. Clear? So now again you can see that this beta is more crowded. तो पास में भी जो भीड़ भाड़ होगी उससे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही, and clearly we get it answer, it's a 4 greater than 3 greater than 1 greater than 2. Look at this. ये 3 डिग्री था सबसे खराब, ये 2 डिग्री था सेकंड खराब, ये दोनों 1 डिग्री थे, फर्स्ट एंड सेकंड के दावेदार हैं, एंड इट वुड बी डेफिनेटली अहेड बिकॉज देख सकते हैं इसका अल्फा तो कम डिग्री का था, बीटा भी रिलेटिव टू दिस कम डिग्री का है। तो ये एक तरीका है जिससे हम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही लगा है TS स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ 1 जुड़ा है, दैट इज डिफरेंट, 1 है लेकिन बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से देखना होता है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। टॉकिंग अबाउट फिफ्थ, अगर आपको याद हो फिफ्थ के बारे में, थोड़ा मजेदार था। लुक एट दिस, ये वो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेंगे। बेटा देखो, अगर SN2 की थ्योरी नहीं आती तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरी पर पहले कमेंट करें, जो हमने पिछली क्लास में की।
All these are electron withdrawing groups. Clear? This is vinyl and which can show withdrawing tendency in this case SN2. वैसे आपको ने GOC में पढ़ा था that carbon double bond carbon shows induced plus R and minus R, मतलब दे भी सकता है ले भी सकता है, बट इन दिस केस एज ऑल वी नो कि ट्रांजिशन स्टेट का p ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो ये नहीं लेगा, ये देगा तो उसे लेना पड़ेगा, विनाइलिक सिस्टम को लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आप देखें तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो SN2 का रेट अच्छा होगा, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, तो ये प्रश्न केवल इतना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कैसे वेरी करती है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये डबल बॉन्ड O जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा है ना भाई, तो मेरे भाई इसका आंसर है 3, 2, 1। और अगर आप थोड़ा सा तमीज़ से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, तमीज़ तो बहुत सही चीज़ है भाई साहब हैं, लेकिन अक्सर आप इस मूड में रहते नहीं हैं, तो देखिए ज़रा, ये हमने बनाया हुआ है, वैसे कॉपी में बनाया है इस तरीके से। ट्रांजिशन स्टेट अगर आप बनाना चाहते हैं, इच्छुक हैं अगर आप, ऐसा कौन भाग रहा है नीचे से, X कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आपको याद हो एल्डिहाइड ये इस तरीके का सेगमेंट होगा, एंड इधर ओवरलैपिंग भी है तो ये भी इधर ओवरलैपिंग करेगा, देख सकते हैं आप। एंड विच काइंड ऑफ इफेक्ट is shown by aldehyde, it's no doubt minus R and minus I, so strong minus R in between 3 of given questions, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अरे 7 तो आपके बाएं हाथ का काम है, यहाँ देखो ये तो फिक्स है, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट स्टेबिलिटी लीविंग टेंडेंसी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप और लीविंग टेंडेंसी। सो इट्स अ क्लियर कट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सो आई थिंक आप कर लेंगे। तो मैंने 9 क्वेश्चन दिए हैं, मैं कुछ और क्वेश्चंस दूंगा, कर लें, ठीक है, ओके। सो मैं क्वेश्चंस जो दूंगा वो इसी में मैं यही लिख लेता हूँ। 9 क्वेश्चन इधर ही लिख लेता हूँ मैं, 10 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने मुझे। CH3X, CD3X। 11th क्वेश्चन ले लें। 11th क्वेश्चन जो है ये X, ये X। 12th क्वेश्चन ले लें। 12th क्वेश्चन जो है उसमें हम एक और चीज ले लेते हैं, ये X और यहाँ आ गया NO2, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू कंपेयर SN2, ओके। सो आफ्टर 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चंस, मैं कुछ और क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जिस पे आपको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट कि एक है CH2OS डबल बॉन्ड O। मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो तो हमने लीविंग ग्रुप्स पढ़े थे, लीविंग ग्रुप्स। उसमें हमने पढ़ा था टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, ट्रिफलेट, मेसाइलेट। दिस इज योर मेसाइलेट लीविंग ग्रुप, मेसाइलेट लीविंग ग्रुप। सो यू हैव टू कंपेयर इन बिटवीन दीज टू। Okay, it's a very good question actually. तो ये SN2 कंपेयर करना है, ठीक है। SN2 का रेट कंपेयर करना बहुत आसान है। ये 1 डिग्री है, वही कॉन्सेप्ट है। 3 डिग्री है, एंड यू नो कि आपको क्या करना है। एंड 15th क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 15। तो इन दिस क्वेश्चन लुक एट दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, एंड यू हैव टू थिंक स्मार्टली।
ये 15th क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सो नाउ ये SN2 के क्वेश्चंस कुछ हमने यहाँ कर लिए, कुछ आपको करके लाने हैं, तो मैं अब इन्हें हटा रहा हूँ और अब हम करेंगे क्वेश्चन वापस एक, लेकिन अब हम करेंगे रेट ऑफ SN1 के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि भैया अगर SN2 का रेट निकाल लिया है और SN1 का निकालना है तो SN2 का रेट निकाल के उल्टा कर दो। गलत है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो नेचर ऑफ लिविंग टेंडेंसी, नेचर ऑफ लिविंग टेंडेंसी में मैंने साफ साफ लिखाया है कि सिंस लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों मैकेनिज्म का RDS है। SN2 का भी देखिए, उसमें भी CX बॉन्ड टूटता है और SN1 में भी RDS में CX बॉन्ड टूटता है। तो अगर दोनों मैकेनिज्म में CX बॉन्ड टूटता है तो लिविंग टेंडेंसी बढ़ने पर दोनों मैकेनिज्म SN1 का भी रेट बढ़ेगा और SN2 का भी रेट बढ़ेगा। यू कैन नॉट थिंक कि भैया SN1 का रेट आ गया उसका उल्टा कर देंगे SN2 का आ गया। दे आर नॉट रिलेटेड लाइक दिस। दे आर वेरियस कंपाउंड जिसमें SN1 SN2 का ऑर्डर सेम होता है, उसमें SN1 SN2 का ऑर्डर सेम होता है, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट एक्चुअली। They are not dependent because there are various factors at which they depends. So they are not directly dependent on each other. Okay? They depends on factors जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। So ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमने SN1 का ऑर्डर निकाला उसे उल्टा करेंगे SN2 का आ जाएगा। एक आध केस में आएगा, बट इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली। एंड सेम विद SN2। आइए, सो नाउ हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन चेंज हो गया है और ये हो गया है SN1 का, ये हो गया है SN1 का, ठीक है। ये SN1 का है और SN1 में आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको ईज ऑफ डिसोसिएशन देखना है, आपको ये देखना है कि कितनी जल्दी डिसोसिएशन होता है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 वही है जो पहले था, 1 भी यही है। Okay. थर्ड भी सेम है, नो इश्यू विद दैट। मैंने 2 क्वेश्चन उधर से हटा दिए थे, 5 और 6, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख लेते यार, जगह का इश्यू, हटा रहा हूँ ये। लुक एट SN1 के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, SN1 के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ये SN1 का रेट ऑर्डर निकालना है इसमें। ठीक है, 5th क्वेश्चन जो है उसमें हम कर लेते हैं। ये 5th है। 6 और 7 ध्यान से देखें आप, 6th क्वेश्चन एंड 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा जो मैंने SN2 में दिया था, जो मैंने SN2 में दिया था, दे एग्जैक्टली सेम हियर। तो आप कॉपी कर लीजिएगा, 6 क्वेश्चन जो SN2 में था वही वाला, उसी में आपको निकालना है SN1 का ऑर्डर। 7th भी सेम है। एंड आफ्टर 6 7th लुक एट दिस इज 8 है, 9 है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन अलग है, 10th क्वेश्चन अलग है। 10th क्वेश्चन ये है आपका CD3 और ये है CD3, ठीक है। तो इन दोनों में आप निकालेंगे 10th का। 11th ठीक है, सेम रख लेते हैं। 12th चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 12th है CH3O, ठीक है, ये CH3O लगा है 12th। 13th का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होगा यहाँ पर, तो 13th भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 13th में हम कर लेते हैं बताता हूँ मैं आपको। It is all about SN1, okay? So 1 is Cl35 and this is Cl37, ठीक है। And talking about 15th,
सो ये हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। टर्सरी ब्यूटाइल 3 लगा दिए। सो लुक एट अगेन वी हैव 15 क्वेश्चन फॉर SN1 एंड लेट्स स्टार्ट इट। हम अगेन फिर से क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ सॉल्व कर सकते हैं, और हमें देखना होता है ईज ऑफ डिसोसिएशन। सो नाउ लुक एट दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। सबसे पहले हम अल्फा कार्बन देखते हैं, तो ये अल्फा कार्बन है। लुक एट दिस अल्फा कार्बन, क्लियर? And as we get it, this alpha is crowded. This alpha is crowded. 1, 2, 3 3 alkyl groups हैं, तो definitely इसकी वजह से इसका ease of dissociation fast है। यहाँ कम है थोड़ा सा crowding तो थोड़ा slow, यहाँ और कम है और slow, और ये so it's a very very clear that answer is 4, 3, 2, 1 and reason is again that is ease of dissociation. Reason is again that is ease of dissociation. If ईज ऑफ डिसोसिएशन किसी ऑप्शन में ना है, नहीं है, और आपसे पूछा जाए भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर ईज ऑफ डिसोसिएशन है तो आपको उसे मार्क करना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर दिल पे पत्थर रख के वही पुराना राग गाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि ये हटेगा तो केटायन बढ़िया बनेगा, ये हटेगा तो कम, वो और कम। समझ में? If there is a tendency of ease of dissociation in any of the option, and that would be our first choice. Look at third, it's a very important question. Third concept में कुछ नहीं है, but ये question important है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, और यहाँ से आपके मन का भ्रम भी हटेगा। So first use that concept जो मैंने बताया आपको। So हम क्या करेंगे, हम जिस कार्बन पर ये लगा है अल्फा कार्बन, उसकी डिग्री चेक कर लेंगे। And you get it, it's a 2 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप्स रिपेल करेंगे, इट्स अ 3 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप्स रिपेल करेंगे, इट्स अ 1 डिग्री, सो एक अल्काइल ग्रुप रिपेल करेगा, इट्स 1 डिग्री, एक अल्काइल ग्रुप रिपेल करेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट ईज ऑफ डिसोसिएशन। डेफिनेटली आपको लगना चाहिए कि सेकंड वाला जो कंपाउंड है, जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसमें ईज ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, बिकॉज इट इज मोर क्राउडेड। उसके बाद आएगा फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, सो व्हेन योर अल्फा, व्हेन डिग्री ऑफ योर अल्फा इज सेम, नाउ थिंक अबाउट डिग्री ऑफ एडजेसेंट एटम। मैंने पहले ही बोला था, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर बीटा। लुक एट बीटा, लुक एट बीटा, दिस बीटा इज 2 डिग्री एंड दिस बीटा इज 3 डिग्री। सो अगेन क्राउडिंग यहाँ ज्यादा है, और ड्यू टू हैविंग हायर क्राउडिंग इस पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा। So now think about ease of dissociation, तो ये जल्दी आसानी से निकल सकता है। तो मेरे भाई ये है इस क्वेश्चन का आंसर 2, 1, 3, 4। नाउ अगर आपने यहां थोड़ा सा आलस दिखाया और आप केटायन स्टेबिलिटी से गए, जैसा कि मैंने बोला था कई जगह पर लिखा होता है, तो 2 तो आपका सही जगह पर आएगा, 1 भी आपका सही जगह पर आएगा, बट इन 3 and 4 you would get 4 greater than 3, क्योंकि यहां जो प्लस आएगा उसके 2 अल्फा एच होंगे, और यहां जो प्लस आएगा उसका 1 अल्फा एच होगा। समझ में? रेट देखना है तो इमीडिएट फॉर्म्ड केटायन ही देखना है, उसके आगे का नहीं देखें। तो यहां जो केटायन आएगा उसका 1 अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन, यहां जो आएगा 2। सो दैट्स एक्चुअली नॉट द प्राइमरी कॉन्सेप्ट। केटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी देखोगे ना। सो फर्स्ट थिंक अबाउट दोज पॉसिबिलिटीज बाय विच केटायन इज गोइंग टू बी form, okay? So that it's a good question, and interestingly मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर, 12th केमिस्ट्री NCERT के फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व्ड एग्जांपल है। इट्स अ कंप्लीटली सॉल्व्ड एग्जांपल, ओके? सो आई थिंक इजी। तो एक और करते हैं, इट्स अ 5th। अरे आसान है यार। थिंक अगेन थिंक अबाउट ईज ऑफ डिसोसिएशन। तो ये मैंने बिल्कुल क्लास में लिया हुआ है, ये मैंने बिल्कुल क्लास में लिया हुआ है कि एनजीपी याद है ना, ये इसे असिस्ट कर देगा। ये कहेगा निकलो इधर से भैया, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसकी हेल्प करेगा यहाँ से निकलने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन फास्ट होगा, एंड इट्स नो डाउट 1 greater than 2, 1 greater than 2। अब आप कहोगे तो ऑक्सीजन को यहाँ किसने रोका है, आप ये भी बोलोगे ऑक्सीजन को यहाँ किसने रोका है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड
कि एडजेसेंट पर ऑक्सीजन है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बहुत क्लोज है एंड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें रख सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है एंड पार्टिसिपेट कर सकता है डिसोसिएशन में। सो 7th वाला क्वेश्चन लीविंग ग्रुप वाला था IBrClF एंड अगेन आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है IBrClF वाले में स्ट्रक्चर सेम है, लीविंग टेंडेंसी चेंज हो रही है। सो 7th का आंसर वही आने वाला है 1 2 3 4 1 2 3 4। सो इजी। सो नाउ आई थिंक 7th के आगे अब आप सारे इवन ऑड सारे कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा, विल डिस्कस इट। ठीक है, तो ये था SN2 और SN1 के कुछ एप्लीकेशंस जो हमने SN1 SN2 के फैक्टर्स पढ़े हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर रखा है। तो अगर आपको याद हो तो हम SN1 पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है और इसके लिए बेस्ट कंडीशंस क्या होती हैं, बोले तो फैक्टर्स हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट SN1 SN2 क्वेश्चंस, हमने ये भी पढ़ा था SN1 डैश क्या होता है, SN2 डैश क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज हटा देते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल था SN1 वाला। ठीक है, सो SN1 SN2 आपको समझ में आ गया। आप सारी चीजें इस चैप्टर की इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिस पर आपका ध्यान आना चाहिए। लाइक कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये छोटे छोटे नोट के अंदर हम सेगमेंट लिखने वाले हैं, नोट के अंदर। ओके, कई बार क्या होता है कि जब रिएक्शंस कराई जाती हैं तो सॉल्वेंट एक सिंगल सॉल्वेंट नहीं लेते, हम मिक्स सॉल्वेंट लेते हैं। आई मीन दो सॉल्वेंट को मिक्स करके रिएक्शन कराई जाती है। कई बार रिएक्शन की डिमांड होती है, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टडी कैसे करते हैं, क्लियर? तो मैं नोट के फर्स्ट पॉइंट में बताना चाह रहा हूं, इन केस ऑफ मिक्स सॉल्वेंट, ठीक है, अगर हम मिक्स सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसमें दो केसेस क्रिएट होंगे। मैंने जो दो सॉल्वेंट मिक्स किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, लाइक इट्स सम काइंड ऑफ, इट्स अ कंटेनर एंड वी आर यूजिंग S1 एंड S2 एज अ सॉल्वेंट, क्लियर? एंड समझने वाली बात यह है कि दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2 and first representation is a kind of, थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, कि ये दो सॉल्वेंट हैं लेकिन ये मिसबल नहीं है। फिल इट लाइक, ये दो सॉल्वेंट्स हैं, ये मिसबल नहीं है, तो ऐसा गलत बना दिया मैंने थोड़ा सा। फिर एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा। एक केस ये आता है यहां पर, ध्यान से सुनिए, दिस इज द केस व्हेन सॉल्वेंट्स आर नॉट मिक्सबल, मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द केस वुड बी, क्लियर, जिसमें लाइक आपने जो सॉल्वेंट यूज किया है दैट इज योर S1 एंड S2 एंड दे बोथ आर मिक्सबल। समझ रहे हैं आप? दो केसेस आएंगे मिक्स सॉल्वेंट वाले केस में, तो हमें हल्का सा आइडिया लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, क्लियर? दिस इज द केस व्हेन सॉल्वेंट्स आर मिक्सबल, दिस इज द केस व्हेन दे आर नॉट मिक्सबल। तो दोनों केस में हम इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उन्हें समझ लें। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये केस है सॉल्वेंट्स आर मिक्सबल, क्लियर, मिक्स हो जाते हैं, और ये सॉल्वेंट्स आर इमिक्सबल। इमिक्सबल, आइए तो मेरे भाई पहले इस केस को स्टडी करते हैं, फिर इस केस को कर लेते हैं। इजी केस है,
लाइक स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल कि अगर इस कंटेनर के अंदर मैं ये डाल दूँ, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं ये डाल दूँ, एंड ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, एक एग्जाम्पल मैंने लिया। पहले हम इंडिविजुअल सोचते हैं कि ये देखिए, सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। दिस इज 2 डिग्री सबस्ट्रेट, 2 डिग्री सबस्ट्रेट, and we are using a nucleophile. We are using a nucleophile in water for a second. तो ये हो गया S1 solvent, solvent हो गया S1, ठीक है। Now think about one more case, that is a nucleophile and we are using it in DMSO. ये S2 हो गया। DMSO आपको याद हो, पोलर सॉल्वेंट होता था बट अप्रोटिक होता था, एंड वाटर तो पोलर होता है अप्रोटिक, बट बोथ आर पोलर, दैट्स व्हाई दे कैन बी मिक्स। ओके, सो ये S1 है, ये S2 है। अब अगर आपको याद हो तो 2 डिग्री SN1 भी कर सकता है और 2 डिग्री SN2 भी कर सकता है। तो आपके पास एक ही चीज है इस समय, दैट इज सॉल्वेंट विच इज गोइंग टू डिसाइड। दिस सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक एंड दिस इज पोलर प्रोटिक। तो सॉल्वेंट कंडीशन में याद होगा कि पोलर प्रोटिक में SN1 होता है, पोलर प्रोटिक में क्या होता है SN1, और पोलर प्रोटिक में क्या होता है SN2। इफ इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ SN2 हो रहा है तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा, आपको याद होगा बैक अटैक। सो यू वुड गेट दिस एज ए आंसर, यू वुड गेट दिस एज ए आंसर, क्योंकि वो बैक अटैक करेगा, X के बैक साइड से अप्रोच करेगा। बट इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ SN1 व्हाट वुड यू गेट कि ये डिसोसिएट होगा, पहले यहाँ प्लस आएगा और प्लस पर फिर न्यूक्लियोफाइल टॉप बॉटम बोले या लेफ्ट राइट बोले, दोनों तरफ से अटैक होगा। तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं, यू वुड गेट दिस अलोंग विद दिस, ठीक है। एंड क्लियरली ये SN1 है, SN1 इज डिफरेंट भाई, ये मैकेनिज्म है SN1 और ये मैकेनिज्म है SN2। अब ये सब तो बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं आपसे ऊपर वाले रिएक्शन के रेट की बात करूं RSN1, तो आप क्या करने वाले हो, KSN1 जो उसका कांस्टेंट है, रेट और फिर आएगा, आपको याद है इसमें केवल हैलाइड कंसंट्रेशन आता था, SN1 के नोट में हमने लिखा हुआ है। इस रिएक्शन का रेट तुम इस इक्वेशन से निकालोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे वाली रिएक्शन का रेट क्या है, तो इसमें अगर आपको याद हो कांस्टेंट KSN2, तो ये इसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, दैट इज SN2। बट नाउ व्हाट वुड हैपन जब ये केस आएगा कि न्यूक्लियोफाइल तो है और साथ में S1 प्लस S2 है, and to make situation very clear, I'm writing it 50% SN1 and 50% SN2. Don't focus on percentage. Don't focus on percentage। ये तो मैंने ऐसा लिखा है कि आपको लगे यहाँ दोनों का ठीक ठीक अमाउंट लिया गया, दोनों का ठीक ठीक अमाउंट लिया गया, ठीक है। So when mixed solvent is there, you won't deny कि अब रिएक्शन SN1 के रास्ते से भी चलेगी और SN2 के रास्ते से भी चलेगी। लुक एट दिस, ये भी मिलेगा। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है डैश वाला, क्योंकि आप समझ सकते हैं दिस इज द पार्ट जो SN1 के रास्ते से आंसर से आया होगा, ये SN1 के रास्ते से आंसर आया होगा और ये SN2 के रास्ते से आंसर आया होगा। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। डैश वाले का परसेंटेज पूछ लिया जाए तो यहाँ से भी और यहाँ से जो होगा, अगर आप देखें थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, इन फर्स्ट केस परसेंटेज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स वुड बी वेरी क्लोज, परसेंटेज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स वुड बी वेरी क्लोज, बिकॉज आपको पता है SN1 में कैटायन बनता है, टॉप बॉटम अटैक, सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी मच सिमिलर। तो अगर सेम है तो आप देख सकते हैं इनका परसेंटेज एक जैसा होगा। तो अगर हमें टोटल का परसेंटेज दिया जाए तो हम उसे डिवाइड करके 2 से इसका निकाल सकते हैं, और SN2 का है तो ऐड कर हो सकता है ना। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये
मिक्स सॉल्वेंट रिएक्शन है, एंड इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग दैट दीज टू सॉल्वेंट्स आर मिक्सबल, ऑब्वियसली बिकॉज बोथ सॉल्वेंट्स आर पोलर। पोलर है भाई, पोलर है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड वाले रिएक्शन की रेट की। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन। तो मेरे भाई आपने देखा इसमें SN1 भी हुआ है और SN2 भी हुआ है। तो पर सेकंड जितने प्रोडक्ट SN1 से बने हैं प्लस पर सेकंड जितने प्रोडक्ट SN2 से बने वही इसका रेट होगा। भाई ओवरऑल रिएक्शन ने पर सेकंड कितना प्रोडक्ट दिया ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना, पर सेकंड SN1 वाले रास्ते से कितना आंसर आया और SN2 वाले रास्ते से। तो क्वाइट इजी, इट इज RSN1 प्लस RSN2। So such kind of reactions rate can be easily calculated by simple sum, algebraic sum R equal to RSN1 RSN2 रख दीजिए आप। So you would have RX in common, okay? So ये आ जाएगा आपका KSN1 plus KSN2 along with nucleophile। ये आपका नेट रेट है R। Now the thing is this कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस रिएक्शन में SN1 से कितना प्रोडक्ट आया है और SN2 से, तो मेरे ख्याल से परसेंटेज निकालना आप बचपन में सीख गए थे। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ SN1 प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट SN1 रास्ते से जो आया है ये निकालने के लिए कहूं तो मेरे ख्याल से इट वुड बी वेरी इजी, RSN1 upon R into 100, RSN1 upon R into 100, rate of SN1 upon total rate into 100। मेरे ख्याल से you can easily calculate it, बहुत आसान है ये। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो देखें RSN1 में भी RX है और नेट R में भी RX है, that would be cancel out और ये आएगा आपका क्या KSN1 upon आ जाएगा KSN1 प्लस KSN2। मेन चीज़ है कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन इनटू 100। सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ SN1 प्रोडक्ट, एंड आई थिंक परसेंटेज ऑफ SN2 प्रोडक्ट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 100 से माइनस कर दो एक केस, या दूसरा कर लो RSN2 अपॉन टोटल R इंटू 100। सो वी कैन बी आस्क्ड बाय सच एग्जाम्पल्स इन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में क्लियर। नाउ थिंक अबाउट दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और यहाँ थियोटिकल क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ थियोटिकल क्वेश्चन बनेंगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से परसेंटेज की पूछा जा सकता है, यहाँ थियोटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनिए जरा, मज़ेदार चीज़ है। देखें लाइक स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल अगेन, सपोज starting with a halide, this X and this is NaOH, clear? Think properly, ये theoretical question आएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछा जाएगा। Look at this, it's a 1 degree and NaOH में OH माइनस, it's a strong nucleophile। तो 1 डिग्री वैसे भी फिक्स था अपना, SN2 करता है, तो you would think कि आप ये आंसर बना दोगे। अच्छा आप ये भी बोल सकते हो SN2 करेगा तो पीछे से क्यों नहीं लगाया, यहाँ SN2 कर रहा था तो पीछे से लगाया था, वेज था तो डैश लगाया था, मेरे भाई ये सेंटर कायरल था इसलिए लगाया था, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप पीछे से लगाओ, आगे से लगाओ, लेफ्ट से लगाओ, राइट से लगाओ, सेम ही दिखेगा। तो हमने उस पर बात नहीं की। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर? प्रॉब्लम ये है कि NaOH को अगर आपको तोड़ना है Na प्लस OH माइनस, तो आपको इससे पोलर सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा। NaOH को पोलर सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा, यूजुअली यू वुड फाइंड कि वाटर होता है, ठीक है। नाउ मुद्दा इज दिस कि बड़े एल्काइल हैलाइड जो होते हैं लाइक आपने देखा बड़े एल्काइल हैलाइड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सो नाउ इट्स अ प्रॉब्लम, ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं? ऑलमोस्ट यू कैन से वीकली पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, वीकली पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट की फर्स्ट पॉइंट एंड सॉल्युबल इन वीकली पोलर
और नॉन पोलर, बेसिकली नॉन पोलर, ठीक है। अब मुद्दा आप समझो, व्हेन यू आर मिक्सिंग दीज टू, तो हैलाइड S1 में है, यहां पड़ा हुआ है, NaOH वाटर में वो यहां पड़ा हुआ है, दिस इज योर S2, लुक एट क्लियरली, दिस इज योर S2, एंड नॉन पोलर को मैं मान लेता हूं लाइक CCl4, दिस इज योर व्हाट, S1. So these two are not going to mix with each other. These two are not going to mix with each other. So actually ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, जो इतनी ऑर्डिनरी दिख रही है ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन कैसे हुई होगी, ये आंसर कैसे आया होगा। कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बताया नहीं गया बट यूज किया गया, क्योंकि ये बहुत क्लियर है, ये जिस सॉल्वेंट में पड़ा है और ये जिस सॉल्वेंट में पड़ा है वो सॉल्वेंट मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो कोई तो ऐसा फंडा है, कोई तो ऐसा लॉजिक है, कोई तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज किया गया है, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हुई होगी। तो मेरे भाई बिल्कुल सही है, ऐसी रिएक्शंस में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं और उस कैटलिस्ट का ही काम होता है कि एक सॉल्वेंट जोन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लेकर दूसरे सॉल्वेंट जोन में जाकर रिएक्शन कराना, एंड दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। एंड यूजुअली यू वुड फाइंड कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। अगर आईओसी में आपने सुना है, नहीं सुना है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लुक एट दिस अमोनियम सॉल्ट, this ammonium salt, this ammonium salt, why it can be have like a phase transfer catalyst, because look at this, there is 4R, and because of these R जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल को पसंद नहीं करते, जल को पसंद नहीं करते। एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, आर तो एल्काइल ग्रुप होगा। 4 आर होने की वजह से ये वाटर में मतलब आर, प्रेजेंस ऑफ आर सप्रेस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेशन इन वाटर, ये वाटर में मिक्स होने के को अपोज करते हैं, ठीक है। वेयर एज प्रेजेंस ऑफ चार्ज इसे पोलर मीडियम में सरवाइव करने का एक चांस देता है। तो आप समझें, इसे दोनों फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ आर इट कैन सर्वाइव इन नॉन पोलर, एंड बिकॉज ऑफ चार्ज इट कैन सर्वाइव इन पोलर सॉल्वेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, which is used to carry out reactants in between solvents। तो ये बिल्कुल क्या करेगा, यहाँ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यहाँ से लेकर रिएक्टेंट को यहाँ जाएगा, यहाँ रिएक्शन होगी और जो उसमें फिर से ऐसा पार्ट निकलेगा कि जिसे यहाँ रहना है उस पार्ट को लेकर यहाँ आ जाएगा। सो इवन आई कैन शो दिस रिएक्शन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ कंटेनर को, ठीक है। सो नाउ ये इधर S1 है, तो इट्स समथिंग लाइक कि R4N प्लस, ठीक है। बिलीव कंसिडर इट लाइक ये वाटर है, ये वाटर हो गया, फिर S1 इज वाटर, ठीक है, सॉरी OH माइनस, हाँ S1 वाटर है तो इसमें क्या पड़ा होगा OH माइनस, तो R4N प्लस OH माइनस को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर है, PPS यहां से लेकर यहां गया, क्योंकि इट कैन सर्वाइव इन बोथ सॉल्वेंट्स, तो यहां आएगा R4N प्लस OH माइनस और ये क्या है NPS, ठीक है।
और यहाँ ये रिएक्शन करेगा आपके एल्काइल हैलाइड से। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, लेट अस कंसीडर इट्स RX, क्लियर। तो OH अटैक करेगा, OH अटैक करेगा R पर, तो व्हाट वुड यू गेट? OHR, एल्कोहल मिलेगा ना, एल्कोहल, ध्यान से देखो। और साथ में क्या मिलेगा? ये X निकलने को तैयार नहीं होगा क्योंकि X माइनस निकलेगा, ये अटैक करेगा, X माइनस निकलेगा, तो X निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि ये सॉल्वेंट कौन सा है? ये नॉन पोलर है, आई मीन CCl4। तो नॉन पोलर में X माइनस रह नहीं सकता, तो ये निकलने को तैयार नहीं है, तो ये R4N+ क्या बोलेगा? डोंट वरी, मैं हूं ना। और मेरे भाई R4N+ जो है इस X माइनस को यहां से लेके फिर यहां आएगा, R4N+ X माइनस यहां आएगा। और आपको पता है यहां क्या घूम रहे थे? NaOH, फिर ये NaOH से रिएक्शन करेगा, फिर ये NaOH से रिएक्शन करेगा, और NaX देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में छूट जाएगा NaX, और फिर से R4NOH लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सो इस तरीके से ये फेज ट्रांसफर करता रहता है। अच्छा, जैसा कि एक और चीज आप समझें, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर रिएक्शन में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट दिखाया जाए। अगर ये रिएक्शन आई है तो हम प्रोडक्ट ये बना देंगे। जब वो खुलकर चर्चा करेगा इस बात की कि भाई ये तो सॉल्युबल नहीं होता और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये रिएक्शन कैसे हुई, तो आप अपना फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का ज्ञान दीजिएगा। अदरवाइज आपको चुपचाप ये रिएक्शन आए तो प्रोडक्ट बना देना है। अगर ये रिएक्शन आए तो प्रोडक्ट बना देना है बाय कंसीडरिंग की ऑब्वियस बात है कि इस रिएक्शन में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट लिया गया होगा। So it is a case of mixed solvent when solvents were not miscible and यहाँ पर ये mix हो रहे थे, ठीक है। It's a complete theoretical part and it's a complete numerical part, यहाँ से पूछा जा सकता है। So it's one of the point जिस पे question बन सकता है। तो अगर अब हम आगे बढ़ेंगे, एक दो और छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे, फिर क्वेश्चन करना चालू करेंगे। हटा रहा हूँ मैं ये थियोरेटिकल है, इसे पूरा सा पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। नाउ द वन ऑफ द पार्ट इन नोट इज सेकेंड पार्ट, जो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान दें, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, वो है न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कई न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट रिएक्शंस, कई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कुछ बाहर से यूज करते हैं, एंड यूज ऑफ दैट थिंग एक्चुअली इंक्रीजेस रेट मैनी टाइम्स। तो क्यों होता है, कैसे होता है और कौन ये काम करता है, ये देखने के लिए देखिए बोर्ड पर, ये जानने के लिए देखिए बोर्ड पर। न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट दरअसल एक बहुत पॉपुलर चीज है, I-। I- बहुत चमत्कारी एनायन है, I- बहुत चमत्कारी एनायन है। तो सिंस देखें क्या चमत्कार कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि I-, Br-, Cl-, F- में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो नॉर्मल कंसीडरेशन में आप I- को सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और अगर इन्हीं चार में मैं पूछ लूं लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, तो फिर आप I- का ही नाम लेंगे। तो यार अब देखो, सिंस I- कैन बी हैव both like good nucleophile and good leaving group। इसका मतलब सोचो, आपको मजा आएगा। इसका मतलब है अगर निकलने की बारी है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी रख रहा है कि मैं निकलूंगा, और अगर अटैक करने की बारी है तो कह रहा है मैं सबसे जल्दी अटैक करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट
I minus can we have like a nucleophilic catalyst in most of the substitution reaction. Hence NaI की जगह पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, एज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट इन मोस्ट SN reactions. SN reactions समझ गए होंगे, substitution reactions. क्लियर? SN reactions. आइए एक एग्जाम्पल करते हैं. This is your RX, ठीक है, and this is your nucleophile. You would get answer nucleophile R plus X minus. क्लियर? तो R में CH3 अगर दिखा दूं तो क्या आपके भेजे में ये चला गया कि SN2 रिएक्शन? आई थिंक वेरी ऑब्वियस. अगर ये छोटा वाला तो SN2 करने के लिए पैदा हुआ है, आपको याद होगा, ये बात नहीं कर रहे, बट एक कॉमन सेंस है कि SN2 है, ठीक है, इट्स अ रिएक्शन A. लेकिन ये देखा गया है कि अगर इसी रिएक्शन में मैं सोडियम आयोडाइड ऐड कर देता तो मुझे आंसर तो वही मिलता, बट व्हाट इज फैक्ट दैट की रेट ऑफ बी इज वेरी 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 ग्रेटर देन रेट ऑफ ए. रेट ऑफ बी बहुत ज़्यादा होता ए के रेट से. ये जानने के लिए बहुत आसानी से हम मैकेनिज्म देख सकते हैं. CH3 छोटे एक कार्बन पर तो SN2 ही हो सकता है, SN1 होता ही नहीं. सो आई थिंक यहाँ ये हुआ होगा. सो यू वुड गेट न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस X माइनस. आपको याद होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में हमने इसे इलेक्ट्रोफाइल ही माना हुआ है. सो दिस इज द आंसर. बट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, सिंस I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को हटाकर खुद पार्टिसिपेट करता है. यानी कि CH3X जो है, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, क्लियर? सो इन दिस केस I माइनस पार्टिसिपेट्स इटसेल्फ इन सब्स्टिट्यूशन. ध्यान से देखिए, एंड यू वुड गेट ICH3. ध्यान से सुनना. अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, देखो, why this step is faster, because I minus is a better nucleophile than nucleophile, this given nucleophile, तो ये step fast हो गया इससे. Now why this step is faster than this step, because यहाँ इस न्यूक्लियोफाइल को एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ रहा है rather than a general living group. That's why it's very very clear कि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ है NaI या X जो भी वो मिल जाएगी. देखिए आंसर, we're getting answer. आप एक चीज जरूर यहां ट्रैप कर सकते हैं कि सर अगर ये सेंटर कायरल होता, ध्यान से सुन, अगर ये सेंटर कायरल होता तो आपको प्रोडक्ट अलग दिखती. क्योंकि देखो इसमें तुमने एक बार बैक अटैक कराया, जबकि यहां तुमने 2 बार बैक अटैक कराया. आई ने एक बार अटैक किया, एक बार इसने अटैक किया. हालांकि थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में लिखा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल राइट में लिखा है. आप अगर देखेंगे, अगर ये सेंटर कायरल होता तो एक बार न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता तो प्रोडक्ट इन्वर्टेड आता, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट दिखता. और अगर यहाँ पर होता तो एक बार ये बैक अटैक करता और फिर ये बैक करता तो फ्रंट में ही आ जाता न्यूक्लियोफाइल. तो ये समझने वाली चीज़ है, बहुत आसान चीज़. सो इट्स वन ऑफ द पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का. ये तो मैंने यहाँ बोला है कि सिंपल SN2 SN1 में SN2 में हम इस टाइप के कैटलिस्ट को देख पाएंगे कई रिएक्शंस में. नाउ एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं चाहूँगा आप देखें, थर्ड पॉइंट. और ये क्या है कि अगर जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे, वाटर, DMSO जो भी हैं, अगर हम इनकी पोलैरिटी बढ़ाएं तो इनकी रेंज में आने वाली मैकेनिज्म्स में क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ध्यान से देखें. इफेक्ट of solvent on type of mechanism.
टाइप ऑफ मैकेनिज्म। सोचो और ध्यान से सोचो कि इन जनरल RX आपने ऐसा लिया हो, RX ऐसा लिया, मैंने सॉल्वेंट की पोलैरिटी थोड़ी बढ़ाई। पोलैरिटी क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी, इट्स अ measurement of tendency of dissociating a bond. Higher the polarity, higher would be tendency of polarizing a bond. So अगर आप पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि R और X थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं, और आप हैं कि मानते नहीं, आपने पोलैरिटी कायदे से बढ़ा दी। तो अगर आपने पोलैरिटी कायदे से बढ़ा दी तो मेरे भाई फिर ये टूट जाएंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयंस में आ जाएंगे। अब इस बीच वाला क्या है? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। इसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। उधर क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयन पेयर। ये क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड आयन पेयर। ठीक है भाई। नाउ यू कैन थिंक एंड ऑब्जर्व कि अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो मैकेनिज्म के चांसेस SN2 रहेंगे, और अगर डिसोसिएशन हो जाता है तो मैकेनिज्म के चांसेस SN1 हो जाएंगे। इन बिटवीन सम सॉर्ट ऑफ चांस SN2 और थोड़ा सा SN1 चांस रहता है। सो व्हाट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस पॉइंट कि पोलैरिटी बढ़ाने पर ये रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, पोलैरिटी बढ़ाने पर रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी। इट मींस रिएक्शन का नेचर SN2 से SN1 की तरफ जाएगा, बायोमोलिकुलर से यूनिमोलिकुलर की तरफ जाएगा। तो हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर, मैकेनिज्म changes from SN2 to SN1, या फिर बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूलर से यूनिमोलिक्यूलर, इसकी तरफ मैकेनिज्म शिफ्ट होने लगती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट छोटे छोटे पॉइंट्स SN1 SN2 से रिलेटेड है। पूरा इतिहास हमने समझ लिया है SN1 SN2 का, एक्सेप्ट वन पॉइंट जो अभी हमने पढ़ वो भी लिया है, बट उसे हेडिंग डालकर हम बड़े खूबसूरत तरीके से लिखने वाले हैं। वो ये पॉइंट है कि SN2 में आपको पता है बैक अटैक होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ये स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 की बात कर रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 का मतलब है कि जो प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से आएगी, जो प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से आएगी, उस प्रोडक्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, या फिर विद रिस्पेक्ट टू स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो ये पॉइंट मैं हटा रहा हूं, देख ले। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है भाई साहब, मजेदार पॉइंट्स हैं, हटा रहा हूं। ओके, नाउ थिंक इट कि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं, और ये है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना? अरे सब पता है, बैक अटैक होता है, ये होता है, वो सारी चीजें पता है। वह कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से इसे लेकर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा। ठीक है, आइए लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल। ये कार्बन है, ये CH3 है, ये H है, ये Cl है, एंड दिस इज योर लाइक H है, यहाँ पर हम ले लेते हैं D। ठीक है ना, D, क्या कुछ और ले लेते हैं? CH2 CH3 ले लेते हैं, चलो ठीक है। CH2 CH3, 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड कायरल है, ऑप्टिकली प्योर है। देखें ये ऑप्टिकली प्योर है, एंड वी आर यूजिंग अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर?
और हमें सब पता है, अभी तक हमें सब पता है, बट हम यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ध्यान से देखेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब कई साइंटिस्टों के काम को हमने यहाँ पढ़ डाला कि भैया उन्होंने कैसे पता किया, वो अलग मुद्दा है। बट देख लो कि जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये H रहेगा डैश में, बट वो इधर आ जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और ये आपका Cl-। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स बैक अटैक करा इसने, बैक अटैक, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो मेरे भाई जो प्रोडक्ट है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट नेम एज वेल्डन। तो फिनोमेना इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फिनोमेना इज नोन एज वेल्डन। क्या नाम है भाई साहब? वेल्डन इन्वर्जन, वेल्डन इन्वर्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन के दौरान क्या इन्वर्जन हुआ है? हाँ भाई, और कैसे बोला जाए इन्वर्जन हुआ? बॉन्ड्स का इन्वर्जन हुआ है। यही बॉन्ड्स मैंने पहले ही बताया, CH3 ऊपर ही है, H इधर आ गया, अंदर ही है बट इधर आ गया, इथाइल बाहर ही है बट इधर आ गया, टिल्ट हो गया। जैसे छाता हवा में पलट जाता है ना, छाता खोलिए ऐसे हवा में वहीं पलट जाता है ऐसे। तो देखो ये पोर्शन छाते का आपकी तरफ था, वो अभी भी आपकी तरफ है, ऐसे पलट गया। तो ये वेल्डन इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन हुआ है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा। बॉन्ड्स गेट इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ द मुद्दा इज, अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट में बदल गया है या सेम है? तो ये डिपेंड करेगा अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो। ध्यान से सुनिए, आपको अगर ऑप्टिकल में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत भी याद है, दैट वाज RS, याद आया आपको? RS may or may not be changed, may or may not be changed during reaction। ओके, मतलब क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये R है तो वो S आएगा, क्योंकि R है तो क्या आएगा ये तो CIP प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। अगर बैक अटैक होने के बाद भी CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस, CIP तो सुना है कि भूल गए? कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग, GI में पढ़ा था, GI के बाद हमने ऑप्टिकल में भी यूज किया था, EZ में GI में यूज किया था, RS ऑप्टिकल में यूज किया। तो अगर आपके बैक अटैक से CIP प्रायोरिटी चेंज हुई नहीं तो R था तो R रहेगा, S था तो S रहेगा, और अगर चेंज हो गई तो R से S हो जाएगा। तो साफ साफ लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मे और मे नॉट बी चेंज्ड। ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। लाइक देखिए, अगर OH माइनस है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर ये OH माइनस है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो मैं यहाँ सल्फर ऑलरेडी लगा दूँ, सल्फर SCH3, तो OH अटैक कराओगे। अभी क्या हो रहा है, ये हटने के बाद OH की फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ सल्फर वाली चीज डाल दूँ तो ये हटने के बाद इसकी जो लगेगा OH, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं आएगी, सल्फर वाले की फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यू वुड गेट की कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म में मैंने एक पॉइंट बताया है, और इसमें हम अगली क्लास में ये करने वाले हैं कि कैसे पता किया गया होगा कि SN2 में इन्वर्जन होता है। मतलब लेबोरेटरी वाली बात हम करेंगे कि कैसे पता किया गया होगा कि एक्चुअली बैक अटैक हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा पढ़ते रहें। और अब आपका होमवर्क में जो मैंने पहले सीट दी थी जिसमें रेडिकल और मैकेनिज्म था, वो पूरी सीट फिनिश कर लें, ठीक है। पूरी सीट करनी है आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।